क्या शादी से पहले टेरर रीडिंग करवानी चाहिए? बिल्कुल करानी चाहिए। कौन से कुएं में कूद रहे हो, पूछ के कूदो भाई। वेरी फनी। आपकी नजर में अरेंज मैरिज सफल है या लव मैरिज? मैरिज करने ही क्यों है? आप मुझसे पूछ रहे हो आत्महत्या पूछ के करेगी, मैं ना पूछे नहीं मैं ऐसी बात तो नहीं। जोक्स अपार्ट, शादी बहुत खूबसूरत इंस्टीट्यूशन है। एक फनी सा सवाल, क्या टेरो अफेयर और बेवफाई का भी संकेत देता है? अरे बहुत बार। इतनी बार कि मुझे कई बार लोगों को टैरो सेशन शुरू करने के पहले बोलना पड़ता है कार्ड्स में कुछ भी निकल कर आ सकता है, और क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं? रिश्तों में सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल कौन सा है? आप गेस करो। देखो, रिलेशनशिप कोच आप है, हमारे पास तो था। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्या पूछते? मैम वो वापस आएगा क्या? मैम उसका मैसेज आएगा क्या? अरे बाप रे। सबसे अजीब सवाल कौन सा था जो आपके क्लाइंट ने पूछा? एक लेडी बड़ी इनसिक्योर सी थी और उन्होंने मुझे कॉल किया, आप अभी के अभी बताइए कि मेरे हस्बैंड इस वक्त ओयो होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। मैंने बोला यार एक मिनट, क्या आपने सीसीटीवी कैमरा डिपार्टमेंट में कॉल किया है? क्या आपकी बार मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? अब हुआ ये हाई रिस्क जोन। ऐसा तो नहीं है कि अब उनके खिलाफ एक अच्छा विपक्ष नहीं आएगा, आएगा जरूर आएगा, लेकिन अगर उनकी कुछ पॉलिसीज में अगर समय रहते बदलाव आया जो कि हमारी यंग जनरेशन के लिए और हमारे ओल्ड जनरेशन के लिए भी अगर बेनिफिशियल होंगी तो वो पॉलिसीज की मदद से वापस वो सत्ता में आ सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं धनराज दाधीच और आप सभी का मेरे इस खास पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, कुछ लोग कानून की किताबें पढ़ते हैं, कुछ लोग किस्मत की लकीरें, तो कुछ लोग मन भी पढ़ते हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने वकालत की दुनिया को छोड़कर आत्मा, ऊर्जा और चेतना की दुनिया को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। ये पिछले 15 सालों से सिर्फ टेरो कार्ड ही नहीं पढ़ रही, बल्कि रिलेशनशिप कोच और होलिस्टिक हीलर के रूप में हजारों लोगों की उलझी हुई जिंदगी को नई दिशा देने का काम कर रही है। इनसे राजकुमार राव, वरुण धवन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कृष्णा अभिषेक जैसे बॉलीवुड अभिनेता भी सलाह ले चुके हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी पहचान शायद यह है कि इन्होंने सैकड़ों महिलाओं को टेरो कार्ड के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता दिखाया है। ये घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की निःशुल्क काउंसलिंग भी करती है। तो आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि टेरो सचमुच भविष्य बताता है या सिर्फ संभावनाओं का आईना है। क्या हमारी किस्मत पहले से ही लिखी हुई है या हम बदल सकते हैं? साथ ही बात होगी रिश्तों की और उन सवालों की जिन्हें हर कोई तलाशता है। तो वेलकम कीजिए होलिस्टिक हीलर कृति का। कृति, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच धनराज जी कि आपने मुझे आपके इतने खूबसूरत स्टूडियो में बुलाया। थैंक यू। और इस मंच पे एक मौका दिया अपनी बात रखने का, और बहुत अच्छी हूँ, अब और अच्छी हो जाऊंगी यहाँ से। मुझे बड़ी खुशी है कि आप बड़े बड़े लोगों की काउंसलिंग करती है, सेलिब्रिटीज़ की काउंसलिंग करती है, और आज वही सेलिब्रिटी मेरे सामने बैठी है। मैं सीरियसली बहुत खुश हूँ आज। मुझे लग रहा था कि मैं एक सेलिब्रिटी पॉडकास्टर के पास आई हूँ, तो मैं शायद मेरा ऑरा बहुत बड़ा हो जाएगा। कृति या कृति, होलिस्टिक हीलर या थेरेपिस्ट, मैं क्या कहूँ आपको? नाम में क्या रखा है? फिर भी कुछ तो कुछ भाई, क्योंकि हम कृति भी बोलते हैं और कृति भी बोलते हैं। जब मैंने शुरुआत करी थी तब मैं टैरो कार्ड कृति के नाम से जानी जाती थी। फिर समय के साथ धीरे धीरे जैसा जैसा मेरा काम बढ़ने लगा, अब लोग मुझे होलिस्टिक हीलर भी बुलाते हैं। कुछ लोग आज भी टैरो रीडर कृति बुलाना पसंद करते हैं। कुछ लोग मुझे अपना लाइफ कोच मान के बैठे हुए हैं, तो वो गुरु माँ भी बुलाते हैं। अच्छा, गुरु माँ तो बड़ा awkward सा लगता है। कुछ लोग प्यार से दीदी बुलाते हैं, कुछ लोग मैम बुलाते हैं। तो नामों में कुछ नहीं रखा है। जब आप किसी के दिल को छू देते हो, उनके दिल से जो निकलता है वो मेरी आइडेंटिटी बन जाती है। एग्जैक्टली। तो कृति, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि एक्चुअली मुझे भी खुद को भी नहीं पता और ना मैंने कोई गूगल किया जी। जैसे आप टेरो कार्ड रीडर हैं, आप टेरो थेरेपिस्ट हैं, आप टेरो कोच हैं। टेरो एक्चुअली है क्या? ठीक है, तो मुझे बहुत देर से एक ऐसा डाउनलोड आ रहा था आपके स्टूडियो के लिए, आपके इस चैनल के। आपकी परमिशन हो तो मैं एक एनर्जी ड्रॉ करूं? बिल्कुल।
मुझे बड़ी खुशी होगी, आज तो मज़ा आएगा। दोस्तों बड़ा दिलचस्प पॉडकास्ट होने वाला है आज। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकल कर आया है आपके इस चैनल के लिए, आपके लिए। क्या बात है। हाँ, अरे वाह, पैसा ही पैसा आने वाला है धनराज जी। मुझे लगता है लाइफ चेंज होने वाला है। आपको ऐसे मतलब आपके ऐसे लकी गेस्ट वगैरह पे आपको थोड़ा उड़ाना हो तो आप बिल्कुल खर्च कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं जो एनर्जी देख रही हूँ आपके चैनल के लिए, स्टूडियो के लिए, वो ये दिख रहा है कि आप बहुत खुल के और नए नए अपने कंफर्ट जोन से निकल के नए नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करिए, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपकी रीच भी बढ़ेगी और सिर्फ इसी बिजनेस से आपका बहुत बड़ा एम्पायर बन सकता है। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, और एंजल्स भी आपके लिए कुछ कहना चाह रहे हैं, और ये सिर्फ पर्सनली आपके लिए धनराज जी, इस बार ये आपके स्टूडियो के लिए नहीं है। कहीं मेरी पोल मत खोल देना। एंजल्स बड़ी प्यारी होती है, वो हमेशा कुछ बड़ी एम्पावरिंग सा मैसेज देके जाती हैं। अच्छा, चलिए चलिए, खोलिए खोलिए। आई एम वेरी एक्साइटेड। क्या बात है धनराज जी, आई एम श्योर आपके बच्चे होंगे। बिल्कुल। तो एंजल्स का कहना है कि अपने बच्चों के साथ वक्त ज़्यादा बिताएं, थोड़ा निकालें और बच्चों के साथ बच्चे बनिए। आपका जो अंदर का एक छोटा सा प्यारा सा धनराज जो बैठा हुआ है, उसने बहुत कुछ झेला है शायद लाइफ में, बहुत कुछ देखा है, और जितना धनराज जी आज स्ट्रॉन्ग बन के बैठे हुए हैं, वो छोटा सा धनराज अंदर थोड़ा सा डरा सहमा हुआ है। तो एंजल्स का कहना है कि उस धनराज को मौका दीजिए कि वो अपनी प्लेफुल एनर्जीज में आए, अपने आप को सेफ फील करे, और वहाँ से देखो आप कितनी चीज़ें बदल जाएंगी आपकी। चलिए, आई विल ट्राई मैम। थैंक यू। अब शुरू करते हैं। अब टैरो के बारे में थोड़ा सा बताइए, टैरो क्या है? सो जैसा कि आपने देखा कि टैरो कार्ड्स बड़े खूबसूरत ये कार्ड्स हैं जिसमें ऐसे सिंबल्स बने हुए हैं, अलग अलग सिंबोलॉजी है इनमें, कलर्स हैं इनमें, कुछ नंबर्स हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं। तो इनकी जो हिस्ट्री है वो बड़ी ही कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि चाइना के लोग बोलते हैं टैरो कार्ड्स का ओरिजिन वहाँ हुआ है, यूरोपियन कल्चर कहता है उनके वहाँ पे टैरोची नाम का एक कार्ड गेम हुआ करता था, लोग मज़े के लिए कोर्ट में खेलते थे, और फिर वहाँ से वो धीरे धीरे और इन्हांस होता गया। अगर सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ तो टैरो एक डिविनेशन टूल है। कहने का मतलब कि भगवान से या हमारे जो डिवाइन एनर्जीज हैं, जो हमारे हायर कॉन्शियसनेस की जो एनर्जीज हैं, उससे कनेक्ट करने का एक जरिया है। सिर्फ टैरो ही नहीं होता है, बहुत सारे तरीकों से, माध्यमों से लोग कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द टूल्स जिसकी मदद से आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो सिम्बॉलिज्म्स हैं, जो ये सिंबल बने हुए हैं, किसी में आप देखोगे घोड़ा है, किसी में कोई एक फेदर है, किसी में बिल्कुल कोई कप बना हुआ है, हर एक सिंबल का एक महत्व है। तो आपके जीवन के सारे फेजेस, पैदा होने से लेके मृत्यु तक, आपका हार्ट ब्रेक से लेके नए रिश्ते में एंटर करने से, किसी जॉब को खोने से लेके नए जॉब पाने तक, हर चीज़ जो आप ज़िंदगी में फेस कर सकते हैं, वो सारे फेजेस इन कार्ड्स में बखूबी छुपे हुए हैं। अच्छा, अरे जी। और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन पूछने के पहले ही मैं जवाब दे देती हूँ कि काम कैसे करते हैं। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं इनकी एनर्जीज। और आप मुझसे कुछ पूछें या ना पूछें, अगर मैंने आपके लिए कार्ड निकाला है तो वो कहीं ना कहीं आपको गवर्न करेगा, आपके किसी ना किसी इमोशन को यहाँ पे एक आईने के जैसे रख देगा। तो ये आपकी सच्चाई को बता तो मतलब फ्यूचर बता सकता है? फ्यूचर भी बता सकता है, लेकिन मैं जो अब मेरा अप्रोच है मेरे कार्ड्स को लेके वो ये है कि फ्यूचर तो देखिए आपके हाथ में है बदलना, लेकिन अगर आपका आज अच्छा नहीं होगा तो आपका फ्यूचर कैसे बिल्डअप होगा? आज आपकी एक सीढ़ी है आपके फ्यूचर के लिए। इस सीढ़ी को आप, कौन सी सीढ़ी आप चढ़ते हैं, गड्ढे वाली सीढ़ी चढ़ते हैं कि एक अच्छी सीढ़ी चढ़ना की कोशिश करते हैं, उससे डिसाइड होगा कि आपकी मंजिल कहाँ पर है। तो टैरो कार्ड्स बहुत खूबसूरती से आपके अंदर छिपे सारे एलिमेंट्स को बाहर लेकर आते हैं। और ये जो बने भी हैं, ये अराउंड 78 कार्ड्स की एक डेक है। अच्छा। हाँ जी, इसमें 78 कार्ड्स हैं और ये ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेजर आर्कना, माइनर आर्कना। आर्कना का मतलब होता है रहस्य, यूनिवर्स के रहस्य। तो जब किसी के लिए मेजर आर्कना निकल के आता है तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होकर ही रहेंगी। अब आप उस चेंज को, उस बदलाव को कितनी सुंदरता से, कितने ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर रहे हैं या उससे भाग रहे हैं। और जो माइनर आर्कनाज हैं उसमें आप समझ लीजिए
आपने चारों तत्व का नाम सुना होगा। हमारे अंदर फायर तत्व हाँ, है, बिल्कुल है। वाटर तत्व है, अर्थ की एनर्जी है, एयर की एनर्जी है। ऐसे ही तत्वों में वो कार्ड्स डिवाइडेड हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ और बार बार आपके लिए वाटर तत्व के कार्ड्स निकल रहे हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में उलझे हुए हैं, बहुत इमोशनल हैं, आप प्रैक्टिकल नहीं है। कई बार हमको प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। बेसिकली हमें बैलेंस रखना ज़रूरी है लाइफ में। सारे तत्वों का बैलेंस हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर डिसीजन इमोशनल होके लेंगे तो फिर तो हाँ, गड़बड़ हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास 5 रुपए और आपसे किसी दोस्त ने 100 रुपए की मदद मांगी और आपके पास है ही नहीं और आप इमोशनल होके खुद कर्जा लेके उनकी मदद कर रहे हो, तो भाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है हर सही बार, बात है। राइट? बिल्कुल बिल्कुल। फिर कहीं कहीं आप जब ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो, घर के रिश्तों की कोई अहमियत नहीं, दोस्तों की अहमियत नहीं, आपके इमोशंस की अहमियत नहीं, तो वो भी आपके लिए सही नहीं है। कई बार आप बैलेंस देखोगे, जरूरी है। बिल्कुल, कई बार आप देखोगे कि आपके अंदर इतनी एक्सेसिव ऊर्जा है कि आप सीधे ही नहीं बैठ पाते हो। आपने घर में बच्चों को बहुत बार देखा होगा कि वो बच्चे सीधे नहीं बैठ पाते, क्योंकि पूरे समय उधम मचा रहे होते हैं, क्योंकि उनका फायर तत्व उस समय बहुत हाई होता है। क्योंकि फायर तत्व क्रिएट भी करता है चीज़ें। आपने देखा होगा घर में जब हम सब्जी बनाते हैं तो फायर की मदद से बनता है। अब वही लौकी की सब्जी कच्ची तो नहीं खा सकते, तो फायर जब उसको बड़ा खूबसूरत सा एक डिश बना देती तो आप खा सकते हो। पर वही फायर अगर ज़्यादा तेज हो जाए तो वो सब्जी जल भी सकती है। तो हर तत्व का हमारे अंदर बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और ये कार्ड्स जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो आपके अंदर के सारे तत्वों का बैलेंस इम्बैलेंस ही यहाँ पे दिखाते हैं, जिसकी मदद से मैं आपको एक रीडिंग देती हूँ कि आपको किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। इस तरह ये काम करता है टैरो। बिल्कुल। एक सवाल है कि एक शेर के साथ में मैं सवाल पूछूंगा आपसे कि तकदीर बनाने वाले तूने कोई कमी न की, तकदीर बनाने वाले तूने कोई कमी न की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। क्या कृति मुकद्दर जैसा भी कुछ होता है? किस्मत होती है? बिल्कुल होती है। बिल्कुल होती है। किस्मत थी तो हम यहाँ बैठे हुए हैं आपके सामने। तो फिर ये बताओ कि कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में नहीं उलझा, मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। क्या किस्मत का लिखा बदल सकता है? हम टैरो के माध्यम से क्या अपनी किस्मत बदल सकते हैं? बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत शेर था, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। मैं आपको दोनों चीज़ें समझाती हूँ। कर्म सुना है आपने? हाँ, सुना। तो हमारा कुछ संचित कर्म होता है जो हमने जन्मों में, हर एक जन्म में अर्जित किया है, और एक हमारा होता है प्रारब्ध का कर्म। प्रारब्ध का कर्म ही हमारे इस नए जन्म में डिसाइड करता है कि हम कैसे घर में पैदा होंगे, किस कम्युनिटी में पैदा होंगे, कौन से गुण लेके पैदा होंगे, हमारा शरीर कैसा है, हमारा आगे की जो जीवन है वो हमारे प्रारब्ध कर्मा से जुड़ा हुआ है। तो जो हम जिसको किस्मत बोलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध से आ रही है कि अरे वाह तो कितनी भाग्यशाली, इतने सुंदर घर में पैदा हुई, इतनी सुंदर दिखती हैं, कितने अच्छे ब्रेन्स भी हैं, ब्यूटी भी है। ये सब कहीं ना कहीं आपने जन्मों में अर्जित किया हुआ जो कर्म है वो है। इसी के बेसिस पे आपने कुछ कुकर्म भी किए होते हैं, वहाँ से वही प्रारब्ध आपको लाइफ में चैलेंजेस भी देता है। तो ऐसे समझिए कि किस्मत में अगर लिखा है कि एक्सीडेंट होना है, क्योंकि शायद आपने कभी किसी जन्म में किसी को गलती से आपने हर्ट कर दिया है, एक्सीडेंटल मृत्यु दे दी है, तो शायद आपके जीवन में भी वो एक्सीडेंट लिखा होगा। लेकिन साथ में जैसे आपने पूछा क्या हम तकदीर बदल सकते हैं? हाँ। तो रोज़ हमको क्यों एक ह्यूमन तौर पे पैदा किया गया है? क्योंकि आप में और एक कुत्ते या किसी जानवर में फ़र्क ये है कि आप में और हमको मौका दिया हुआ है अपने कॉन्शियसनेस पे काम करने का भी, हमें विल पावर भी दी है, साथ में विल पावर पे एक्ट करने का भी एक मौका दिया हुआ है। देखिए घर में कुत्ते होते हैं, वो कितना भी चाहें वो आपके लिए चीज़ें, आपके कर्म को सुधार नहीं सकते, अपना भी कर्म सुधार नहीं सकते, वो बस प्यार मोहब्बत दिखा देंगे आपके आगे पीछे घूम। हाँ, जानवर नहीं सुधार सकते। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, आपने अगर सोचा कि यार मुझसे आज मेरी बेटी को मैंने डांट दिया, जम के दुख पहुंचा दिया, चलो मैं किसी तरीके से इस कर्म को सही कर लूँ, तो शायद आप उससे बैठ के प्यार से बात करोगे, लाड दोगे, गले लगाओगे, माफ़ी मांगोगे। तो ये सब आप कर सकते हैं, ये कोई और नहीं कर सकता। तो हर दिन आपको एक मौका दिया जाता है अपनी किस्मत बदलने का। आपको दुबले होना है तो आपके पास सामने पिज्ज़ा है, आपके सामने दलिया है। अगर आप दलिया खा रहे हो तो आप अपनी किस्मत खुद लिख रहे हो कि शायद 10 दिन बाद, महीने भर बाद, 6 महीने बाद आपको अपने शरीर पे फ़र्क दिखेगा। और अगर आप पिज़्ज़ा खा रहे हो
तो आपने अपना ही एक डिसीजन, अपना क्रियामणि कर्म का इस्तेमाल किया, अपने विल पावर का इस्तेमाल किया कि आज खा लेते हैं और कल से डाइट करेंगे, कल से वर्कआउट करेंगे। तो आपने अपना क्रियामणि कर्म यहाँ इस्तेमाल किया और आपने अपनी किस्मत वहीं से चेंज कर दी। दोनों के चॉइसेस हैं आपके पास, चूज आपको करना है। तो टैरो कार्ड्स भी आपको एक रास्ता दिखाते हैं। मैं एज अ टैरो रीडर, मैं आपके लिए डिसीजंस नहीं लूँगी कि तुम पिज़्ज़ा खाओ कि आप दलिया खाओ। मैं आपको ये समझाऊंगी कि भाई आपके लिए पिज़्ज़ा इस वक्त क्यों ज़रूरी नहीं है, दलिया आपके लिए क्या कर सकता है अच्छा। डिसीजन आपका रहेगा, किस्मत बदलना आपको है, हमारा काम है लाइट मारना। मैम, एक इंसान को, एक आम आदमी को टेरो कार्ड रीडर के पास में, टेरो कोच के पास में कब जाना चाहिए? एक तो होता है कि जब हम मुसीबत में होते हैं तब जाते हैं, है ना? तो क्या मुसीबत के समय या उससे पहले कब जाए इंसान? तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अधिकांश बार लोग मेरे पास जब पानी सर के ऊपर निकल जाता है तब आते हैं, और डूबते हुए को बचाने में एफर्ट ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आप नदी में कूदने के पहले मुझसे समझ लें कि ये नदी कितनी गहरी है, या मैं इतना ही तैरना जानता हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है यहाँ तैरना, या क्या सेफ्टी गार्ड्स मैं ले सकता हूँ, तब वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है कि लोग डिसीजंस लेने के बाद कई बार आते हैं, ऑफ कोर्स सॉल्यूशंस तब भी निकल जाएंगे, तब मेहनत थोड़ी ज़्यादा रहेगी बदलाव लाने में। लेकिन अगर आप किसी बड़े डिसीजन के पहले गाइडेंस ले लें तो आपके कई बार लाखों बच जाते हैं। ऐसे हम आपको बहुत सारे केसेस बता सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बार हमारे एक मित्र थे, लॉयर थे। अब यूजुअली लॉयर्स क्या होता है, जल्दी स्पिरिचुअलिटी जैसे सब्जेक्ट्स पे बिलीव नहीं करते हैं। तो वो ऐसे ही चाय पीने आए थे, मज़े मज़े में उन्होंने बोला, अरे अरे खोल के दिखाओ ज़रा हमारे कार्ड्स, वो। तो मैंने बोला कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। बोले मैं भोपाल में एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो कर लूँ? मैंने जैसे ही कार्ड्स खोले तो मैंने बोला नहीं यार, यहाँ तो फ्रॉड की एनर्जी दिख रही है। बोले अरे नहीं, लॉयर को कैसे कोई फ्रॉड कर सकता है, मैं तो सब अपने पेपर चेक करा लिए। मैंने बोला एक बार आप और करा लीजिए मेरे कहने पे। वो गए, पता चला कि वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट 3 लोगों को वो बंदा ऑलरेडी डील दे चुका था, और ये बात सामने नहीं आई थी। उनने मुझे तुरंत वहाँ से कॉल करके बोला कि कृति आपने मेरे लाखों रुपए बचवा दिए। तो देखिए, अगर वो इन्वेस्ट करने के बाद ये मुझसे पूछते कि देखो मेरे पैसे फंस गए हैं यहाँ पे, अब बताओ, और फिर ये होता कि इंसान कोर्ट कचहरी जाता है, ये वहाँ परेशान होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने अपनी कितनी प्रॉब्लम्स को डॉज कर दिया सिर्फ एक सही गाइडेंस सही वक्त पे लेने से। तो ऐसे मेरे पास बहुत केसेस हैं। कृति, आप क्या मानती है कि जो होना है वो होकर रहेगा? बिल्कुल, जो होना है वो होकर रहेगा। तो फिर टेरो कोच की या रत्नों की या एस्ट्रोलॉजी की, इनकी कैसे, क्यों आवश्यकता पड़ती है हमको? तो जैसे कि मैंने अभी समझाया, एक बार फिर बताती हूँ कि जो होना है वो होकर रहेगा। आपके प्रारब्ध में अगर तूफान लिखा है आना, अगर आज वेदर रिपोर्ट में तूफान लिखा है आना, तो तूफान तो आएगा। लेकिन चाहे वो टैरो की गाइडेंस हो, चाहे वो मेरी कोचिंग हो जो मैं आपके पैटर्न्स पे आपको सुधरवाऊं, या कोई रत्न हो, कोई, ये एक अम्ब्रेला का काम करते हैं। अच्छा। ये आपको एक प्रोटेक्शन दे देते हैं रेन कोट के तौर पे कि देखो जाना है, निकलना है, तूफान आना है, तूफान कंट्रोल करना आपके हाथ में होता तो क्या बात थी। दुनिया में वर्ल्ड पीस आ गया होता, कब कोई दुखी नहीं होता, सब खुशियाँ मना रहे होते, खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन हम तूफान को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को, हम उस तूफान से कैसे निकाल के ले जा रहे हैं। या तो हम जाएं ना, और हमें जाना बहुत आवश्यक है, तो हम रेनकोट या अम्ब्रेला की मदद से उस तूफान से जूझें। तो वहाँ आती है ये सारी गाइडेंस का। तो टेरो एक छाता है एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरीके का प्रोटेक्शन है। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने वाकई। क्या टेरो हर सवाल का जवाब दे सकता है? बिल्कुल। या उसकी कोई सीमाएं हैं? नहीं, बिल्कुल, हर जो आप पूछना चाहें, आप किसी भी फील्ड का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। टेरो को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि टैरो ब्लैक मैजिक है, या ये विच क्राफ्ट है, या ये गलत एनर्जीज अट्रैक्ट कर लेता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बहुत खूबसूरत टूल है, गाइडेंस टूल है, ये जीपीएस सिस्टम है। अच्छा। आप जर्नी आपको लेना है, डेस्टिनेशन आपको पता है। टैरो खाली जीपीएस के जैसे आपको राह दिखा देता है कि देखो इस रोड पे ट्रैफिक बहुत है, इस रोड पे गड्ढे बहुत है, ये रोड बढ़िया स्मूथ है। तो अब जीपीएस और विचक्राफ्ट में तो बहुत फर्क है। ऑफ कोर्स। तो टेरो ये काम करता है। बिल्कुल। आपको कभी ऐसा लगा कि कार्ड कुछ और कह रहे हैं और आपकी अंतर्दृष्टि कुछ और कह रही है? होता है, सब बहुत बार होता है कि लोग मेरे सामने आते हैं तो शुरू में खुल के बात नहीं करते।
वो अपनी अपनी सच्चाई बताना नहीं चाहते। लेकिन कई बार क्या होता है, ये भी होता है कि कोई क्लाइंट आए हैं और वो बहुत फियर्स में आए, पहली बार आ रहे हैं टैरो सेशन कराने, उनके भी मन में बहुत सारे मिथ्स बैठे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसी होगी रीडिंग, मैम मुझे नेगेटिव तो नहीं बता देंगी। बहुत बार लोग ये लेकर आते हैं एनर्जी, और उस चक्कर में बहुत बार उनके फियर्स प्रोजेक्ट हो जाते हैं कार्ड्स में। तो जो वो नहीं भी, मतलब जितना वो नहीं डरे हुए उससे ज़्यादा कार्ड्स में उनका डर दिखने लगता है। पर ऐसे में मेरा इंट्यूशन मुझे बहुत हेल्प करता है कि जहाँ मुझे लग रहा है कि नहीं कुछ तो और बात है। ये कई बार ये भी होता है कि जैसे कोई करियर क्वेश्चंस पूछने आ रहा है और मेरे को बार बार इंट्यूशन हो रहा है कि ये करियर के लिए तो नहीं आए हैं, कुछ और चीज़ के लिए आए हैं। अच्छा, ऐसा पता लग जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं अपनी इंट्यूशन को यहाँ पे इग्नोर नहीं करती हूँ। कई बार कार्ड्स भी पूछ कुछ रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, बड़े मज़ेदार स्टोरी। एक लेडी आई मेरे पास, वो अपने करियर के बारे में क्वेश्चन कर रही थी और बार बार एक कार्ड गिर रहा था जो कि चोरी दर्शाता है। 2 बार 3 बार 4 बार हो गया क्वेश्चन, मैं कुछ पूछ रही हूँ, वो कार्ड मेरे, उसको हम जंपर कार्ड्स बोलते हैं हमारे टैरो में, कि वो बार बार पॉपअप होके निकल रहा था। 2 मिनट के लिए मैंने रीडिंग रोक दी। मैंने बोला मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आपके घर में कोई चोरी हुई है अभी, या कुछ ऐसा हुआ है कि आपका कोई सामान मिसिंग है? बोले आपको कैसे पता? मैंने बोला बताइए। बोले मैं 3 दिन से अपने कान के और घड़ी ढूंढ रही हूँ और मेरा बच्चा छोटा सा है, तो मुझे लग रहा है उसने कहीं गिरा दिया, ड्रॉर खोल के कहीं ऐसे रख दिया, क्योंकि मुझे पूरे घर में नहीं मिल रहा। तो देखिए, वो पूछने तो करियर का आई थी, लेकिन उनके जहन में शायद बैठा होगा बैक ऑफ द माइंड, चोरी चोरी मेरा वो सामान नहीं मिल रहा है। और कई बार लोगों को पता भी नहीं होता है कि टैरो से आप ये सब चीज भी पूछ सकते हैं। तो जब मेरे कार्ड्स ने वो चीज़ फील कर दी कि उनको पहले इस चीज़ की गाइडेंस देना ज़रूरी है, क्योंकि तब जाके उनका माइंड रेस्ट पे आएगा। और जब मैंने उससे रिलेटेड उनको गाइडेंस दे दी, फिर हमारे करियर रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स ज़्यादा अच्छे से निकल कर आए। क्या बात है जी। श्रुति, आप 15 साल से इस फील्ड के अंदर हैं। हाँ जी। क्या कारण है कि आपको ये फील्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? और इसकी ये बता दीजिए कि आपको इस फील्ड में मतलब शुरुआत किस तरह हुई, इस फील्ड में कैसे आए आप? तो आपने इतना सुंदर क्वेश्चन पूछा है कि आज का पॉडकास्ट 1-2 घंटे तक का आंसर इसी पे निकल के आ सकता है। तो मेरी जर्नी जो थी, एज यू सेड इन माय इंट्रोडक्शन, कि आई स्टार्टेड एज अ लॉयर। मैं बॉम्बे में मैंने लॉ किया, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी। शादी करके एक छोटे से गांव में जाके बस गई थी, तो फिर वो मेरी प्रैक्टिस वगैरह सब छूट गई थी। तो ऐसा बाय लक हुआ कि अब मैंने माता रानी से थोड़ी लड़ाई लड़ी कि इतना आपने मुझे इंटेलिजेंट बनाया, इतना आपने मुझे वो दिया है, ब्रेन्स दिए हैं, लेकिन अब आपने मुझे ऐसे एनवायरनमेंट में डाल दिया है जहाँ मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। और मेरे को शुरू से ये था कि मुझे लोगों के बीच में रह के लोगों की मदद करना अच्छा लगता था, पहले भी, बॉम्बे में भी, स्कूल टाइम में भी। तो मुझे ना मौका सा नहीं मिल रहा था, जैसे मेरी दुनिया बड़ी लिमिटेड सी हो गई थी। तो मैंने माता रानी से बड़ी दिल से अर्जी लगाई कि कुछ ऐसा दीजिए माँ कि इस छोटे से गांव में बैठ के भी मैं दूर तक अपनी रीच बना सकूँ, दूर तक लोगों की मदद कर सकूँ। और मैं खुद हंस के निकली मंदिर से बाहर कि माता रानी भी सोच रही होंगी कैसे कैसे नमूने आ जाते हैं, क्या क्या मांग लेते हैं, इनको मैं गाँव में ऐसा कौन सा प्रोफेशन दे दूँ कि ये कर लें। किस्मत ऐसी हुई कि उस समय हमारे जो ससुर जी थे उनको मुझे चेकअप के लिए बॉम्बे ले जाना पड़ा। वहाँ मैंने अपने लॉ के फ्रेंड्स के साथ एक डिनर पे मैं कैचअप कर रही थी एंड एक टैरो कार्ड रीडर उस डिनर पर आई। पहली बार मैंने टैरो का कॉन्सेप्ट 2011 में सुना। उसके पहले हम भी कुंडली, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीज़ों को समझते थे। उनने जब मेरी रीडिंग करी, मुझे बड़ा मज़ा आया, बड़े एक्यूरेट आंसर्स निकले। मैंने अगला क्वेश्चन उनसे पूछा कि क्या मैं सीख सकती हूँ ये? तो उन्होंने तुरंत बोला कि बहुत जल्दी देख रहे हो। और मेरे लिए उस वक्त रुकना तो पॉसिबल ही नहीं था, और ससुराल वाला एंगल ये वो, तो मैंने बोला कहाँ पॉसिबल होगा। एंड अगले दिन हमें मैसेज, हमारे घर में एक शादी थी 15 दिन में, तो मैंने बोला यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बकवास रीडिंग है, ऐसी करके मैंने दिमाग में लाया नहीं। अगले सुबह मुझे एक मैसेज आता है कि वो शादी पोस्टपोन हो गई है। अरे बाप रे, फिर तो मैंने उसको एक यूनिवर्स का मैसेज जैसे समझा कि अब तो सीख के ही जा रहे हैं। फिर ऐसे हालात बने भी कि मैंने बॉम्बे में रुक कर मैंने बहुत अच्छे से सीखा उसको। लौट कर आई तो धीरे धीरे फ्रेंड्स के लिए करना शुरू किया प्रैक्टिस, और वर्ड ऑफ माउथ से
वो प्रचार होने लगा और मैं ऑनलाइन ही करती थी शुरू से। मैं गांव में बैठी थी तो मेरे लिए वहाँ पे अच्छा ऑनलाइन पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से एनर्जीज निकल के आ जाती हैं। तो इससे हाँ, कोई सामने होता है तो और भी उम्दा होता है सेशन, क्योंकि एक और अच्छा कनेक्ट बन जाता है, बॉडी लैंग्वेज देखने मिलती है, मेरी भी उनकी भी। और जैसे अभी आप मेरे साथ बैठे हो तो आप कंफर्टेबल हो गए होगे इस मेरे ऑरा में, इस एनर्जी में। तो कोई क्लाइंट आते हैं तो वो भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन भी इंसान चाहे तो बहुत खूबसूरती से इस प्रोफेशन को कैरी कर सकता है। मैंने भी वही किया, 15 साल मैंने, और आज भी मेरा जो पूरा क्लाइंट बेस है माता रानी की कृपा से 20 कंट्रीज के ऊपर अब मेरे क्लाइंट्स हैं। तो जबलपुर जैसे एक छोटे से शहर में बैठ के मैं सारी जगह, जैसे मैंने माता रानी से मांगा था कि घर पे ही नेम फेम पैसा सब कुछ आए, तो घर में ही अंदर आ रहा है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। माता रानी की कृपा बनी रहे आप पे हमेशा। बिल्कुल। हम सबके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी की एक दिव्य शक्ति होती है, और आप जब उसको इन्वोक करते हैं, और ये मेरा आपके सारे ऑडियंस से एक ये कहना रहेगा कि चाहे आप किसी भी जेंडर के क्यों ना हो, हम सबके अंदर ये एक दिव्य शक्ति होती है। आप इसको ज़रूर टैप करिए, ये आपको आपके फुल पोटेंशियल पे लेके जाएगी, और कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है इसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। और इसलिए नहीं कि मैं एक औरत हूँ इसलिए मैं बोलूँगी, पर मैं जेन्युइनली बोलूँगी ये चीज़ कि जितना आप आपके घर में फेमिनाइन एनर्जी को आप जितना रिस्पेक्ट देंगे, जितनी वो क्रिएट कर रही है, वो आप मदर अर्थ को देखिए, आप देवी माँ की शक्तियों को देखिए कि कितना क्रिएशन ये लेकर आ रही हैं। तो आप इस ऊर्जा को जितना रिस्पेक्ट देंगे, आपके लाइफ में क्रिएट ही क्रिएट होता जाएगा। आपको जो चीज़ को क्रिएट करना है वो आप क्रिएट कर पाएंगे। और जहाँ लोग अनादर करते हैं ना, तो आई एम सॉरी लेकिन ये सच है, इतने सालों के पढ़ाई, अध्ययन और एक्सपीरियंस के बाद मैं ये बोल सकती हूँ कि जहाँ लोगों ने इस फेमिनाइन एनर्जी को दबाया है या डिसरिस्पेक्ट किया है, वहाँ पे दिक्कतें तो बहुत आई हैं। आपको पैसा भी मिल रहा होगा पर वो आपकी एनर्जी से अलाइन नहीं रहेगा, तो वो पैसा आएगा भी तो कहो हेल्थ इश्यूज में निकल जाए, या सुकून नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही शब्द आपने बोला, सुकून मिलता है आपके घर की जो नर्चरिंग एनर्जीज है उसको जब आप खूबसूरती से और एनहांस करने का प्रयत्न करते हैं, तो आप देखिए कैसे सुकून के साथ जो पैसा आता है ना उसका अपना मजा है। बरकत जिसको बरकत, बिल्कुल बरकत बरकत। तो एक सवाल और है मेरा टेरो से रिलेटेड कि आपके बहुत सारे कार्ड हैं, इसमें पॉजिटिव कार्ड भी है और नेगेटिव कार्ड भी है। तो किसी अगर नेगेटिव कार्ड निकलता है तो उसका मतलब क्या नेगेटिव फ्यूचर होता है? नॉट एट ऑल। मेरे कार्ड्स भी कुछ कार्ड्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं, जैसे कि एक डेथ कार्ड है। उस कार्ड का अधिकांश लोग मीनिंग ये निकाल लेते हैं कि अब तो लाइफ इज ओवर। उसी कार्ड के बारे में पूछना था। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कार्ड्स के इंटरप्रिटेशन पहली बात तो बहुत सब्जेक्टिव होते हैं। आपने किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, उस कॉन्टेक्स्ट में उस कार्ड का मीनिंग निकल कर आता है। तो डेथ कार्ड यहाँ पे बहुत बार इंडिकेट ये करता है कि वो किसी एक ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन का आपके जीवन में अंत हुआ है जिसकी अब आपको ज़रूरत नहीं है, या जो अब आपके लिए काम नहीं कर रही थी। कई बार वो आपके ओल्ड पैटर्न्स की डेथ की बात करता है, आपके ओल्ड वर्जन की डेथ की बात करता है, या किसी ऐसी सिचुएशन की, चाहे वो जॉब लॉस हो, चाहे वो किसी रिलेशनशिप का अंत हो, पर वो अब आपके लिए नहीं सर्व कर रहा था, यू नो। तो अब आप उस जगह से इवॉल्व हो गए हो। तो एक सिंपल सी बात है, अगर आप ग्राउंड फ्लोर के घर से सेकेंड फ्लोर के घर में शिफ्ट हो रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो ट्रांजिशन थोड़ा कठिन होता है कि अरे नीचे से पूरा सामान ऊपर लेके जाना है, पैक करना है, अनपैक करना है, नए सिरे से घर सजाना है। तो कई बार वो पुरानी यादें वाला घर छोड़ना कितना तकलीफदायक होता है ना। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हम छोड़ के जा रहे हैं और जिस नए में एंटर करे वो अच्छा नहीं है? आपकी प्रोग्रेस हो रही है तो कुछ तो आपको पीछे का छोड़ना पड़ेगा, तब तो आप एक नई सिचुएशन के लिए जगह बनाओगे। तो हो सकता है कोई रिश्ता अगर अंत पे आ रहा है तो वो ऊपर वाला या डिवाइन की एनर्जी या यूनिवर्स की एनर्जी है ये बताने की कि अब हम एक नई चीज़ के लिए, नए व्यक्ति के लिए, नई खूबसूरत हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जगह बना रहे हैं। तो अगर नेगेटिव कार्ड्स निकल रहे हैं तो आप तो ये समझिए कि और अच्छी गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि अब कुछ अच्छा वक्त आने वाला है। अच्छा, वेरी गुड। बिल्कुल। अब थोड़ा सा अपन हाई रिस्क जोन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मुझे पता है कि आप एक रिलेशनशिप कोच भी हैं, है ना। तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा टिप्स है या ऐसा कौन सा हैक है जो हम सबको पता होना चाहिए रिलेशनशिप में? One shoe never fits all.
ठीक है, एक ही जूता सबके पैरों में फिट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ रूल्स होते हैं रिश्तों के जो आपको फॉलो करने चाहिए। जैसे कि आपका रिलेशनशिप में केमिस्ट्री को मत ढूंढिए, कंपैटिबिलिटी को ढूंढिए। इसका मतलब ये होता है, कई बार लोग किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं डेटिंग साइट्स पे या किसी दोस्त ने किसी से मिलाया, पर ये बात है कि आप एक रेस्टोरेंट भी जाएंगे, कोई नई डिश आपके सामने आएगी तो आपको बड़ी मज़ेदार लगेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो डिश आपके लिए हेल्दी हो, है ना। तो सिमिलरली रिलेशनशिप्स में भी कुछ ज़रूरी मापदंड होते हैं, जैसे कि वो आपके कोर वैल्यूज़ से उनके कोर वैल्यूज़ मैच होना बहुत ज़रूरी है। आप किस अपब्रिंगिंग से आए हैं, क्या सोच रखते हैं, और उससे भी ज़्यादा जो नॉन नेगोशिएबल हैं किसी रिश्ते में, वो हैं रिस्पेक्ट, चाहे वो दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो, बेटे और किसी का भी हो, पर रिस्पेक्ट तो मैंडेटरी है। तो वहाँ पे रिस्पेक्ट के साथ आ जाती हैं बाउंड्रीज। देखिए, अगर आप इस ग्लास से आप पोर करेंगे किसी और के ग्लास में, तो आप पूरा अगर पोर कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा। तो बाउंड्रीज बड़ी ज़रूरी है कि ठीक है, आपसे किसी ने कुछ प्यार मांगा, मोहब्बत मांगी, मदद मांगी, आप इतना दे सकते हो, पर आप इतना दे दोगे तो फिर आप ही खाली हो जाओगे। सही बात। तो ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। अगर मैंने आपको आज भर भर के पूरे 5 लीटर बॉटल, 10 लीटर बॉटल पानी पिला दिया और अगले 30 दिन तक मैं आपको प्यासा रखूं, तो आपको तो क्या वो चाहिए, या आपको रोज की चल रहा है, रोज 2 घूंट पिला दो पानी। रोज वाला ही चीज। लोग यहाँ बहुत बार गलती कर देते हैं। आप देखिए यंगस्टर्स या मेरे पास जो अधिकांश लोग आते हैं, मैम मेरा बॉयफ्रेंड ना मुझे जब कॉल करता है तो बहुत अच्छी बातें करता है, 1-1, 2-2 घंटे समय बिताएगा, पूरा दिन समय बिताएगा, लेकिन उसके बाद 2-2 हफ्ते मुझसे बात नहीं करता। तो क्या वो मुझसे प्यार करता है? अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है। ये कितना बड़ा रेड फ्लैग है कि कोई आपके साथ कंसिस्टेंट नहीं है अपने एफर्ट्स में, तो वो कैसे आपसे प्यार कर रहा है। और कोई कितना भी बिजी हो, जब तक कि वो मार्स पे नहीं पहुंच गए हैं और वहाँ से कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, या किसी सैटेलाइट में बैठे हुए हैं नासा की, तभी बस नेटवर्क में नहीं रहेंगे। बाकी इंसान पूरे समय चाहे तो 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे का वक्त आपके लिए निकाल सकता है। वो कितने भी बिजी होंगे, डेफिनेटली निकालेगा, वो आपके लिए वक्त निकाल सकते हैं। तो अपने आप को भ्रम में मत रखिए। तो अगर कंसिस्टेंसी नहीं है किसी के एफर्ट्स में, मतलब वो आपके लिए सीरियस नहीं है। तो जैसे आपने रिलेशनशिप का मंत्र बोला है, हैक बोला है, तो कोई मंत्र नहीं है। बस आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरे लिए क्या मुझे मेरे बेयर मिनिमम्स के ऊपर भी चीज़ें मिल रही हैं, है ना। ये तो बेयर मिनिमम्स है रिश्ते के। रिस्पेक्ट हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, ट्रस्ट हो गया। आपके पार्टनर को अगर आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट, आप उसको ऐसे देखिए कि एक कार है, कार के सिर्फ चक्कों के बेसिस पे चलती है नहीं, बहुत सारी चीजें होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कार में इंजन। तो आपके रिश्ते में इंजन का काम करता है कम्युनिकेशन। अगर आप अपने पार्टनर से खुल के बात नहीं करेंगे, हर तरीके की बात करने की फ्रीडम नहीं रखेंगे और जजमेंटल होते जाएंगे या जस्ट फील करेंगे, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो आपका इंजन जाम हो गया। अब ये एक चक्का होता है ट्रस्ट का, एक चक्का होता है रिस्पेक्ट का, एक चक्का होता है स्पेस का, एक चक्का होता है लॉयल्टी का। प्यार जिसके बेसिस पे अधिकांश रिश्ते सालों खिंच जाते हैं। लोगों को लगता है मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। वो एक्चुअली होती है स्टेपनी, कि किसी दिन अगर रिस्पेक्ट पे थोड़ा एक आध पंचर आ गया, थोड़ा डिसरिस्पेक्ट आ गया, तो वो स्टेपनी प्यार वाली वहाँ लग जाती है थोड़े समय के लिए कि चलो जाने दो, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कुशन्स होती हैं, अगर आपके सीट के कुशन्स हटा दे तो आप कंफर्टेबली कार चला पाओगे क्या? नहीं। वो फॉरगिवनेस के कुशन्स होते हैं। रिश्ते में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाराज तो आप होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ये सब चलता है, हर रिश्ते में चलता है, भाई बहन का हो, मोहब्बत का हो, कुछ भी हो। लेकिन फॉरगिव करने की आपके अंदर 100 बार, 1000 बार फॉरगिव करने की पावर होनी चाहिए, तब रिश्ते सस्टेन होते हैं। क्योंकि हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब सीख रहे हैं, अपनी अपनी जर्नीज पे इवॉल्व हो रहे हैं। कितने रिश्ते होते हैं 19 साल की उम्र में जुड़ गए या बड़े यंग ईयर्स में जुड़ गए, अभी सालों तक चल रहे हैं। और आप देखिए उनमें उनको चलाने का सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है वो ये होता है, जाने दो यार, कोई बात नहीं, जाने दो। तो जाने देने वाला जो एटीट्यूड होता है रिश्तों में, वो तब काम कर सकता है जब डील ब्रेकर्स ना आए। डील ब्रेकर्स से मतलब होता है अब्यूज़,
किसी भी रिश्ते में वो अब्यूज तो देखो जरूरी है, रेस्पेक्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही है ना। अब्यूज फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, वर्बल लेवल पे आजकल हर तरीके के अब्यूज होते हैं और ये कमरों के अंदर होते हैं। तो कई बार आप फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे बड़ी खुशहाल पिक्चर्स देख रहे होगे लोगों के, लेकिन उस रिश्ते में अंदर क्या चल रहा है कोई समझ नहीं पाता। पर ये उन व्यक्तियों के लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ मैं जो अब्यूज़ अपने रिश्ते में झेल रहे हो, आप इस बात को समझ लो कि अब्यूज़ इज़ नॉट इक्वल टू लव। ये नॉन नेगोशिएबल है, आपको निकलना ही पड़ेगा, ये डील ब्रेकर है आपके रिश्ते का। रिस्पेक्ट इज़ नॉन नेगोशिएबल, अब्यूज़ इज़ अ डील ब्रेकर। झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, ये सब डील ब्रेकर्स हैं रिश्ते के। ऐसे टाइम्स पे हमको जाने दो वाला एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। गलती यहाँ कर देते हैं लोग कि अरे आज गुस्से में थे, बहुत स्ट्रेस थे, इनने बड़ा कर्जा ले रखा है, परेशान चल रहे हैं, इसलिए इनने आज एक हाथ उठा दिया, जाने दो, कल तो साड़ी गिफ्ट करी थी ना, जाने दो। ये गलत है। बहुत लोग अपने सोसाइटी में आज भी रिश्तों को निभा रहे हैं क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्यार का कोई फॉर्म नहीं है। क्या शादी से पहले टेरर रीडिंग करवानी चाहिए? बिल्कुल करानी चाहिए। कौन से कुएं में कूद रहे हो, पूछ के कूदो भाई। वेरी फनी है ना? तो कूदना भी है, नहीं कूदना है। और बेसिकली देखिए, आप ऐसे समझिए कि जब आप शादी में एंटर कर रहे होते हो बहुत सारा फियर्स लेके चल रहे हो ना, एक तरीके का तो जुआ है, चाहे देख के खेलो, हाँ, जिंदगी उसी के साथ बितानी है तो जाहिर सी बात है। तो टैरो रीडिंग इस वक्त पे ऐसे हेल्प करती है कि वो बहुत सारी करंट एनर्जीज उठा लेती है व्यक्ति की। अच्छा। तो कई बार क्या होता है, कुंडली में आप देखेंगे कि लोग गुण मिला लेते हैं, गणमैत्री कर लेते हैं, बढ़िया पंडित जी ने बोल दिया अच्छी कुंडली है, आगे बढ़ जाइए, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन टैरो क्या चीज़ पकड़ लेता है, सपोज 2 लोग आए मेरे पास और उनमें एक की कुंडली, एक के टैरो सेशन में मैंने देखा कि भाई ये तो रिसेंटली इनका ब्रेकअप हुआ है और ये पेरेंट्स के प्रेशर में आके शादी कर रही हैं। अब कुंडली तो मिल गई, सब बढ़िया गुण मिल रहे हैं, लेकिन टैरो ने करंट एनर्जी में उठा लिया कि रिसेंट ब्रेकअप हुआ है और अभी बंदी मूव ऑन नहीं कर पाई है और मजबूर होके अपने आप को मूव ऑन करने के लिए ये शादी कर रही है। अब आप देखिए कितने लोग इसमें आहत होंगे। जो शादी कर रहा है वो तो दिल तोड़ के बैठा ही है, तो वो अपना 100% अपनी शादी में शायद ना दे पाएँ। जिनके साथ शादी हो रही है उन्हें तो पता भी नहीं था अब तक, वो तो एक नए सिरे से एक फाउंडेशन डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति तो उनके साथ है ही नहीं मन से, तो वो क्या एफर्ट्स मारेंगे और उनको क्या एफर्ट्स मिलेंगे। ऐसे में अधिकांश बार कुंडलियाँ मिलने के बाद भी आप देखो डिवोर्स हो जाता है लोगों में, अलगाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो टैरो सेशन समय पे ले लेते तो उनको ये एनर्जीज पता चल जाती कि वो आपके इस रिश्ते में किस लिए जुड़ रहे हैं। कई बार लोग पैसों के लिए शादी करते हैं, दावरी के लिए शादी करते हैं, कोई बड़ी पार्टी है ये देख के शादी करते हैं बजाय कि प्यार का इमोशन के। तो वो बॉन्ड जो है वो टैरो कार्ड में बहुत खूबसूरती से निकल के आ जाता है कि इंसान का इंटेंशन क्या है, वो आपके साथ किस तरीके का बॉन्ड रख रहे हैं। इसलिए शादी से पहले टैरो रीडिंग बहुत जरूरी है, करा लीजिए। आपकी नज़र में अरेंज मैरिज सफल है या लव मैरिज? मैरिज करना ही क्यों है? आप मुझसे पूछ रहे हो आत्महत्या पूछ के करेगी, बिना पूछे कहीं से? नहीं मैं ऐसी बात तो नहीं है। नहीं, जोक्स अपार्ट, शादी बहुत खूबसूरत इंस्टीट्यूशन है। सबको एक बार जिंदगी में इस चीज़ का अनुभव करना चाहिए। बहुत सिखाती है, आपको धैर्य का पाठ सिखाती है, आपको कमिटमेंट का पाठ सिखाती है शादी। तो बात लव मैरिज की या अरेंज मैरिज की है ही नहीं। मैरिज अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। आप लव करके जब मैरिज में पहुंचते हो तो लव अफेयर के समय क्या होता है, अरे डेट्स पे जा रहे हैं, बढ़िया समोसा पार्टी कर रहे हैं, ड्राइव्स पे जा रहे हैं, अच्छा पार्ट आप देखते हो, आप खूबसूरत वाला पार्ट जीते हो अपने पार्टनर के साथ। जब शादी आ जाती है तो शादी की एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं। शादी से बहुत सारी जवाबदारियां जुड़ी होती हैं। शादी से पहले तो केवल 2 लोग थे। शादी के पहले आप 2 लोग थे, अपनी दुनिया में खुश थे, मगरूर थे, अपने बबल में जी रहे थे। लेकिन जब शादी होती है तो आप पूरे घर के लोगों से शादी करते हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। जवाबदारियां आ जाती है। अब उनकी माता जी बीमार हैं, अगर ऐसे में आपके मायके पक्ष में भाई की शादी है, अब आप क्या चुनोगे? यहीं पे आधे से समय शादियां टूट जाती हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे यार सब कुछ अच्छा चोखा चोखा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस भी आपको करने पड़ते हैं। और मैं हमेशा समझाती हूँ कि शादी इज़ नॉट अबाउट सैक्रिफाइसेस, इट इज़ अबाउट कॉम्प्रोमाइज़ेस। सैक्रिफाइस में क्या होता है, इंसान अपना पार्ट काट काट के ख़त्म कर देता है।
क्योंकि वो एक ही तरफ से हो रहा होता है तो इंसान खाली हो जाता है। पर कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये होता है कि 2 कदम कभी आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, 2 कदम कभी हमने कर लिया, कभी आपने समझ लिया सिचुएशन को, कभी हमने समझ लिया। यही चीज़ शादी को चलाती है। तो बात लव या अरेंज की है ही नहीं, बात आपके पार्टनरशिप की है कि आप एक दूसरे के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी को समझ पाए हो कि नहीं। कंपैटिबल रहोगे तो ही तो शादी चला पाओगे, जाहिर सी बात है। और आप वो जवाबदारियां उठाने तैयार हो कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली आज की जो यंग जनरेशन है वो कमिटमेंट से भागती है, जवाबदारियों से भागती है, और डेटिंग साइट्स वगैरह के आने से एक स्वाइप पे आपके पास इतने ऑप्शंस आ जाते हैं तो लोगों को वैल्यू नहीं रह गई है। आप बताइए, आपके हमारे ज़माने में अगर हमें किसी से मोहब्बत होती थी तो हम लैंडलाइन पे उनके मिस कॉल का इंतज़ार करते थे, तो वो एक इंडिकेशन होता था कि अरे बालकनी में खड़े हो जाओ, शायद कोई निकलने वाला है। ठीक है, चिट्ठियाँ लिखा करते थे, एफर्ट मारते थे। एक चिट्ठी लिखने में भी कितना एफर्ट हुआ करता था। आजकल व्हाट्सएप पे ब्लॉक अनब्लॉक का गेम ऐसे खट 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 चालू हो जाता है लोगों का, है ना। हम वैल्यू करते थे उस समय, मुस्कुराहटों पे मोहब्बत हो जाती थी, एक नज़र, एक ग्लांस एक्सचेंज करने में मोहब्बत हो जाती थी, कुछ पता भी नहीं होता था चीज़ें, और निभाने की एक मतलब कमिटमेंट देने की ना एक वर्च्यू थी। तब हमारे अंदर वैल्यू सिस्टम में वो चीज़ थी, अब मिसिंग हो गई है क्योंकि ऑप्शंस बहुत आ गए हैं। लोग एक लड़की से बात करते करते 4 को और मैसेज कर रहे होते हैं, एंड वाइस वर्सा। बात लड़की या लड़के की नहीं है, बात यह है कि लोगों में अब ठहराव नहीं आ गया है, क्योंकि शायद सब अपने अपने फियर्स का बैगेज कुछ ज़्यादा ही लेके चल रहे हैं। कोई बंदा या कोई क्लाइंट आपसे टेरो रीडिंग करवाने के लिए आया और आपने ऐसा बोला किसी को कि अब ये रिश्ता ख़त्म कर दो, ऐसी सिचुएशन आती है, आप बोल देते हो डायरेक्ट से? देखिए, मैं झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। जो कार्ड्स में मुझे डिवाइनली गाइडेंस आ रही होती है वो मैं हमेशा सामने रखती हूँ। ठीक है, मैं किसी के लिए डिसीजन नहीं लेती हूँ। मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि आप तोड़ दो या आप इनके साथ जोड़ लो। मैं आपको, जैसे मैंने कहा, मैं आपको ऐसा आ रहा है, हाँ, कि जो मुझे दिखेगा कि यार देखो, इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे तो ये पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, ये फ्यूचर दिख रहा है। अब वो डिसीजन आपका है कि आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। हाँ, अगर आप मुझसे ये बोलोगे कि मैम मुझे समझ तो आ रहा है कि रिश्ता मेरे लिए नहीं है सही, पर मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको उसमें भी हेल्प करूँगी एज अ टैरो कोच, एज अ लाइफ कोच। डेफिनेटली मैं आपके इस पैटर्न पे आपको हेल्प करूँगी कि कैसे आप मूव ऑन कर सकते हैं या कैसे नए रिश्ते में जुड़ सकते हैं विद कंप्लीट फेथ। ये दोनों चीज़ों में मैं हेल्प करूँगी, लेकिन मैं ना रिश्ता तोड़ने बोलती हूँ ना मैं जोड़ने बोलती हूँ। ये मेरा काम नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है। बिल्कुल। एक फनी सा सवाल, क्या टेरो अफेयर और बेवफाई का भी संकेत देता है? अरे बहुत बार इतनी बार कि मुझे कई बार लोगों को टैरो सेशन शुरू करने के पहले बोलना पड़ता है, खास कि जब कोई मियाँ बीवी सामने बैठे हैं या कोई पार्टनर्स आके बैठे हैं, तो मैं हमेशा एक बार एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि देखिए, कार्ड्स में कुछ भी निकल कर आ सकता है, और क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं? एक मज़ेदार किस्सा सुनाती हूँ आपको, बहुत पहले की बात है। तब तो मैं भी खुद नई नई रीडर थी, तो मेरे लिए भी बहुत कुछ नया था सीखना। तो मेरी एक क्लाइंट ने कुछ, उनके पैसे मेरे पास जमा थे और वो कुछ अपने भाई के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछ रही थी। अब उनके क्वेश्चंस ख़त्म हो गए, तो उन्होंने बोला अभी भी टाइम और पैसा तो है ही, एक काम करिए आप ना मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप की रीडिंग कर दीजिए कि सब बढ़िया चलेगा ना। तो मैंने बोला कोई दिक्कत है? बोले नहीं, अरे मैं तो बहुत खूबसूरत रिश्ते में हूँ। मैंने बोला तो फिर क्यों निकलवा रहे हो? बोले नहीं आप बस निकाल दीजिए, अब मैं क्या पूछूं, मेरे पास कोई क्वेश्चंस नहीं है। मैंने ठीक है। मैंने जैसे ही कार्ड्स निकाले तो उसमें दिख गया कि उनके हस्बैंड चीट कर रहे हैं। अच्छा। अब मैं भी बड़ी नई थी, तो मैंने बड़ा डर सहम के बोला उनसे कि देखिए मुझे ना जो मुझे इंडिकेशन दिख रहा है वो ये है। तो वो एकदम से भड़क गई, कैसी बात कर दी आपने, इतने साल की शादी है, हमारे 2 प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ भी आपने बोल दिया, और अब मैं आपसे दोबारा कभी सेशन नहीं लूँगी। तो मैंने बोला देखिए मैम, मैंने जो मुझे डिवाइनली गाइडेड दिखा मैंने आपको बोल दिया, टेक इट और लीव इट, ही आपका चॉइस है। हो सकता है कुछ और इंडिकेशंस देना चाह रहे होंगे भगवान, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरी रीडिंग पे विश्वास ना करें, आप अपने एंड पे कोई सबूत देख लीजिए, नहीं तो आप इग्नोर कर दीजिए, जाने दीजिएगा। अब मैं भी थोड़ा नर्वस होकर मैंने फ़ोन रख दिया। बिल्कुल नहीं थी मैं। 1 हफ्ते बाद उस लेडी का फ़ोन आता है रोते हुए। सबसे पहले उन्होंने मुझे सॉरी बोला
कि सॉरी मैंने आपकी गाइडेंस को ट्रस्ट नहीं किया और मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे हस्बैंड ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। गलती से इनका मोबाइल मेरे हाथ में आ गया और मैंने देखा कि इनका सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है। अब आप मुझे आगे बताइए क्या करूँ। तो वो मेरा भी पहला अनुभव था जब मैं भी तैयार नहीं थी ऐसे आंसर के लिए, और वो कार्ड्स ने लेकिन वो चीज़ का इंडिकेशन दिया। और ऐसा बहुत बार हुआ है मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि मुझे सतर्क किया गया है जब कोई मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं या कोई मेरे पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो कार्ड्स आप पूछो ना पूछो, जब एक बार आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो आपके लिए, समझ लीजिए हम तो सिर्फ एक चैनल हैं, सोर्स तो कहीं और बैठा है। ऊपर वाला जब आपको किसी सिचुएशन में बचाना चाहता है तो वो आपको इन कार्ड्स के ज़रिए वो मदद भेज देता है। रिश्तों में सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल कौन सा है? आप गेस करो। नहीं, देखो रिलेशनशिप कोच आप हैं, हमारे पास तो था। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है क्या पूछते हैं? मैम वो वापस आएगा क्या? मैम उसका मैसेज आएगा क्या? अरे बाप रे। और मैं मन में ये सोचती हूँ कि वो वापस आएगा कि नौबत ही क्यों आ रही है? तुम आपको उनको क्यों बुलाना है वापस जब वो आपको छोड़ के चले गए? ये अपने आप में एक जवाब है। लेकिन अधिकांश लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं कि चाहे वो मैसेज करेगा कि नहीं करेगा, आप ऐसे क्यों बैठे हो? आप भीख वाले मोड पे क्यों बैठे हो? किसी के रहम पे क्यों बैठे हो? रिश्ते बराबरी के होते हैं, रेसिप्रोकेशन बराबरी की होती है, मोहब्बत बराबरी की होती है। अगर आप उन्हें मिस कर रहे हो तो वो भी आपको उतना ही मिस करना चाहिए। उनके अंदर भी वो तड़प होनी चाहिए कि मैंने 2 दिन से इस लड़की से बात नहीं करी है, मैं क्यों वापस एफर्ट ना मारूं। ये होते हैं हेल्दी रिश्ते। लेकिन लोग उलझे रहते हैं कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। और मेरा हमेशा ये कहना होता है कि वो आएगा भी तो हमें ये पूछना चाहिए कि क्या मैं उससे रोकूं, क्या मैं उसे बुलाऊं, क्या मैं उसके लिए दरवाज़ा खोलूं, और मैं क्यों खोलूं? जब वो एक बार आपका चैन और सुकून चोरी करके चले गए हैं तो आप चोर के लिए दरवाज़ा दोबारा क्यों खोलना चाहते हैं? मुझे ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये कहाँ समझते हैं लोग बात? यही समझ लेंगे तो फिर हमारी दुकान कैसे चलेगी? अगर सब इतने ही समझदार हो जाएंगे तो फिर तो वर्ल्ड पीस आ जाएगा। आपके हिसाब से रिश्तों में सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इनकंसिस्टेंसी और डिसरिस्पेक्ट। जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता वहाँ तो प्यार की जगह ही नहीं है। तो ईगो, इनकंसिस्टेंसी और डिसरिस्पेक्ट, 3 चीज़ जहाँ भी हैं वहाँ रिश्ता पनप ही नहीं सकता। चौथी इनसिक्योरिटी बोल दीजिए। ये सारे रेड फ्लैग्स है, कोई एक रेड फ्लैग नहीं है, ये तो पूरा मिला के बिल्कुल एक। सबसे अजीब सवाल कौन सा था जो आपके क्लाइंट ने पूछा? बड़ा फनी सा सवाल है। बहुत सारे किस्से आते होंगे आपके पास? बहुत किस्से, बड़े मज़ेदार किस्से हैं। एक दो किस्से सुनाओ ना। एक मैं आपको बताती हूँ। एक लेडी बड़ी इनसिक्योर सी थी और उनने मुझे कॉल किया, अर्जेंट में उनने सेशन बुक किया। मुझे लगा पता नहीं क्या समस्या है क्या नहीं है, अर्जेंट बुकिंग आई उनने एकदम। और उनने मुझसे पूछा, आप अभी के अभी बताइए कि मेरे हस्बैंड इस वक्त ओयो होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। मैंने बोला यार 1 मिनट, क्या आपने सीसीटीवी कैमरा डिपार्टमेंट में कॉल किया है या आपने जग्गा जासूस को कॉल किया है? ऐसे सवाल भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं। और मुझे ऐसे लोगों को समझाना पड़ता है कि अगर आपको ये क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है कि आपके हस्बैंड ओयो होटल में हैं तो आपका रिश्ता तो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। क्या अगर ये पूछने की नौबत आ रही तो बचा क्या है रिश्ते में? तो मान के ही चलिए कि वो ओयो में बैठे, और ये मेरा काम नहीं है पता था कि कौन सी ओयो में कौन से रूम में बैठे। ये टैरो के ये जुरिस्डिक्शन के बाहर है। कृति, कई बार हमें जिस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा परेशानी होती है उसी से सबसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस क्यों होता है? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये। होता है ना ऐसा कई बार? बिल्कुल। जहाँ पे देखिए यही होता है कि लोग अपने, ये आंसर थोड़ा टाइम लेगा और इस आंसर के पीछे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। पहला, अधिकांश लोग अपने फियर ऑफ अबैंडनमेंट और फियर ऑफ रिजेक्शन को लेके चलते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली ये डर हम सब के अंदर होता है, वो मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। हाँ, ये होता ही है। या ये भी मुझे रिजेक्ट कर देंगे, उनने भी किया था, उनने भी किया था, उनने भी किया था। और ये कहीं ना कहीं आपके बचपन से जुड़े कुछ एस्पेक्ट्स हैं। दूसरा, जब आप ऐसे रिश्ते में आ ही जाते हो, इन रिश्तों को यूजली टॉक्सिक रिलेशनशिप्स बोला जाता है, और या फिर आप समझ लीजिए ट्रॉमा बॉन्ड बोला जाता है कि वो एक ऐसी हड्डी बन जाती है, ना निगली जाती है,
ना उगली जाती है। और ये सबसे खतरनाक रिश्ते होते हैं, ये आपको पूरी तरीके से तोड़ देते हैं, खोखला कर देते हैं। और ऐसे रिश्तों में सेंस ऑफ बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी है, अपना दायरा खींचना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपके लिए सही है और क्या नहीं है। लोग इस सेंस ऑफ बाउंड्रीज को समझ ही नहीं पाते हैं। उनके साथ अब्यूज़ हो रहा है तो वो झेल लेते हैं, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उनको उनके रिश्ते में बेर मिनिमम्स नहीं मिल रहे हैं तो भी वो उस रिश्ते को निभा रहे हैं। वो अपने आप को एक्सक्यूज़ देते हैं, बच्चे छोटे हैं, मैं क्या करूँगी, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं कैसे रहूँगी, अरे इनसे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ, मैं इनके बिना रह ही नहीं पाऊँगी, इतना अटैचमेंट है मेरा मैम इनके साथ, मैं रह ही नहीं पाऊँगी। तो ये जो अटैचमेंट शब्द है ना, ये इंसान को खा जाता है। और वहीं पे मेरे जैसे लोगों का रोल आ जाता है कि जहाँ मैं आपको आईना दिखाती हूँ कि देखो आपका कप आपको खुद भरना है। आपका जो वॉइड है आपके जीवन में, जो एक इमोशनल गड्ढा आपने बना लिया है, वो भरने की जवाबदारी किसी और की नहीं है। आप इसको ऐसे विजुलाइज करिए कि आप गार्डन में खेल रहे हैं, आपने अपने मित्र को गार्डन में खेलने बुलाया, अब आपके साइड पे एक बड़ा गहरा गड्ढा है। आपके मित्र आपके साथ तभी खेल सकते हैं जब वो गड्ढा भर जाए। अब आपने अपने मित्र को बोला सुनो ना, चलो पहले गड्ढा भर लेते हैं फिर अपन खेलना शुरू करेंगे। अब वो सुबह से शाम तक मिट्टी डाल डाल के उस गड्ढे को भर रहे हैं। एक टाइम के बाद वो आदमी बोलेगा मैं तो थक गया, मेरा तो टाइम अप हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, तुम खेलो यार। और वो लोग चले जाते हैं आपके जीवन में आपको छोड़ के। क्यों? क्योंकि किसी और की जवाबदारी नहीं है आपके इमोशनल गड्ढे को भरने की, ये आपकी अपनी जवाबदारी है। एक खूबसूरत रिश्ता आपके जीवन में आके 4 चांद लगा सकता है, पर वो कब? जब आप खुद उस एनर्जी पे, खूबसूरत एनर्जी पे, हैप्पीनेस की एनर्जी पे, जॉयफुलनेस की एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे होगे, तो ही आप एक ऐसा रिश्ता अट्रैक्ट करोगे जो उस एनर्जी को बढ़ाएगा। अगर इमोशनल वॉइड की एनर्जी है, इनसिक्योरिटीज़ की एनर्जी है, तो वो रिश्ता आके सिर्फ उन इनसिक्योरिटीज़ को ही बढ़ाएगा। अभी जैसे अपन एक्स पे बात कर रहे थे, क्या किसी का एक्स वापस आ भी जाए तो क्या वो रिश्ता सफल होगा? आप मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते जाओ, मैं बोलना चाहती हूँ कि डंडा लो और पिटाई करो, बुलाना कि अगर इसीलिए बुला रहे हो एक्स को तो ठीक है। मुझे एक बात बताइए, जब आप कोई किताब पढ़ते हो तो बार बार आप उसी एक चैप्टर को जाके पढ़ते हो कि आप नेक्स्ट चैप्टर उस किताब में पढ़ने की कोशिश? जाहिर सी बात है, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तब तो आपको उस कहानी का आगे का सार समझ आएगा, आप उस किताब को ख़त्म कर पाओगे। तो आपको क्यों रिविजिट करना है ओल्ड चैप्टर्स? और एक्स कोई कारण से एक्स हुआ है, उस एक्स के एक्स बनने का वाई पूछो अपने आप से कि क्यों बने हैं एक्स। तो देखिए, अगेन 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्स बन गए हैं तो वो ख़राब ही है, आप उनको अलाउ नहीं कर सकते हो, पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो वापस आके क्या एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। अगर आप उसी ओल्ड पैटर्न पे चल के वापस वही झगड़ा, 4 दिन बाद वही झगड़ा, वही बातें, वही झगड़ा, वही बातें, फिर ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, अगर इस पैटर्न में फंसे हो तो आप अटैचमेंट में फंसे हो, ये मोहब्बत नहीं है। इस रिश्ते को तो छोड़ देना तो फिर उस रिश्ते को आप छोड़ दीजिए। आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। आप आज जो शर्ट पहने हो वो आपके आज की फिटिंग पे पहने हो। क्या आपने 2nd क्लास की शर्ट टी शर्ट आज भी बचा के रखी है? वो आपको तब फिट आती थी, हो सकता है वो बहुत खूबसूरत शर्ट रही होगी, बहुत अच्छी, उस शर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन समय के साथ आपका शरीर बढ़ गया, आप इवॉल्व हो गए, तो अब आपको नए कपड़े धारण करने पड़ेंगे ना। तो कई बार रिश्तों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर समय के साथ आपकी सोच इवॉल्व हो गई, आपकी नीड्स इवॉल्व हो गई, अब आपको कुछ नए की ज़रूरत है, तो आपको क्यों पुरानी उस शर्ट को पकड़ के रखना है जो आपको फिट भी नहीं आ रही है और आपको सफोकेट कर रही है। कृति, दुनिया के जो कपल्स है, आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? ओके, तो प्लीज़ इस बात को सब समझिए कि रिलेशनशिप आपके लाइफ का एक एस्पेक्ट है, आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। आपके दोस्त, आपके करियर, आपकी हेल्थ, इन सारे एस्पेक्ट्स पे भी इक्वली ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़, आपके सेल्फ वर्थ को अपने रिलेशनशिप से बिल्कुल मत जोड़िए कि अगर रिलेशनशिप ख़त्म हो गया तो योर लाइफ इज़ ओवर, ये गलत है। तीसरी बात, केमिस्ट्री और कंपैटिबिलिटी का फ़र्क समझिए। रिलेशनशिप की इंटेंसिटी से कंफ्यूज मत हुए, लेट नाइट कॉल्स, सुबह से रात तक बातें हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, शब्दों से प्यार करना बड़ा आसान है, लेकिन एफर्ट्स से प्यार दिखाना बड़ा मुश्किल है। तो जो आपके लिए एफर्ट्स करते हैं
और कंसिस्टेंटली वो एफर्ट्स अपने एक्शन से दिखा रहे हैं, उन पे भरोसा करिए, ना कि सिर्फ शब्द में बोलने में क्या जा रहा है, बड़े बड़े वादे करने में क्या जा रहा है। वादे तो हो जाते हैं। बिल्कुल। और जब ना शब्द समझ आए ना एक्शंस समझ आए तो एनर्जी समझिए। एनर्जी इज़ नेवर लाई, वाइब्स कभी झूठ नहीं बोलती। एनर्जी को आप समझना सीख जाएंगे तो आप कभी भी रिश्तों में धोखा नहीं खाएंगे। एक अंदर से गट फीलिंग आएगी कि नहीं यार आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कितना भी अट्रैक्टिव पैकेज क्यों ना हो, आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी समथिंग इज़ नॉट राइट, भले मुझे समझ नहीं आ रहा है बट समथिंग इज़ नॉट राइट। मैम आप एक होलिस्टिक हीलर भी हैं, है ना, और होलिस्टिक हीलर के रूप में महिलाओं की उलझी हुई ज़िंदगी को संवार रही हैं जी। और आप एक सिंगल मदर भी हैं। हाँ तो मैं चाहता हूँ कि आप सिंगल मदर को कोई टिप्स देना चाहेंगे खूबसूरत सा। बिल्कुल। तो मैं अपनी ही लाइफ से एक आपको मतलब जो मेरी आप बीती है उसमें मैंने ये बस आपको बोलूँगी कि कई बार ज़िंदगी आपको ऐसे मुकाम पे ले आती है, ख़ास के ये जो हाउसवाइफ्स जब आप बन जाते हो और आपके जीवन में आपने अपने करियर को बहुत पीछे छोड़ दिया है, बच्चे हो गए और आपको नहीं समझ आ रहा है कि नेक्स्ट करियर क्या चुने, तो मैं दिल से आप सबको ये चीज़ बोलूँगी कि मेरे भी लाइफ में कुछ ऐसे पड़ाव आए जहाँ पे मेरा लॉ का करियर पीछे छूट गया। आगे मुझे बिल्कुल दिशा नहीं समझ आ रही थी कि क्या किया जाए क्या नहीं। टैरो भी मैं एक टाइम पे शौक के लिए करती थी, मुझे लगता था बड़ी सुंदर एक विद्या मिल गई है, लोगों की मदद करिए, और मैं करती भी थी। पर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि जब मैं अभी बहुत छोटे लेवल पे एक दो दोस्तों की उसकी मदद कर पा रही हूँ, पर अगर मैं इसको प्रोफेशनली आगे लेके जाऊँगी तो शायद मैं लाखों लोगों की मदद कर पाऊँगी, और भगवान की दया से वो मौका मिला मुझे। तो चाहे आप एक सिंगल मदर हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप किसी भी जेंडर के व्यक्ति क्यों ना हो, पर अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी स्पिरिचुअलिटी का बीज है जिसको आप नर्चर करना चाहते हैं, और आपके अंदर एक ऑथेंटिसिटी है, एक ईमानदारी का बीज ऑलरेडी है, और लोगों के लिए आप उनके इमोशंस के लिए एम्पैथी रखते हैं, एक सद्भावना रखते हो मदद करने की, तो टैरो जैसे प्रोफेशंस में ज़रूर आइए। इससे आप पर्सनल लेवल पे भी बहुत इवॉल्व होते हैं, और आप जैसे मैं अपने घर पे बैठ के एक छोटे से कमरे से अपने बच्चों को देखते हुए अपनी बाकी जवाबदारियों को भी उठाते हुए टैरो में भी अपना एक वर्चस्व बना रही हूँ, एक नाम कमा रही हूँ। आप भी ये काम कर सकते हैं बड़े खूबसूरती से। तो जैसे आप टैरो में आपका इतना वर्चस्व, इतना नाम है, क्या आम आदमी जैसे मैं टैरो सीख सकता हूँ? बिल्कुल, हर व्यक्ति टैरो सीख सकता है। एक टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने कहा ना, आपको अंदर सिर्फ एक ऑथेंटिसिटी आपके अंदर होना चाहिए, कि ईमानदारी का बीज, एक सद्भावना का बीज होना चाहिए, इतना बहुत है। बाकी तो मैं हूँ नॉलेज देने के लिए। देखो, टैरो का नॉलेज हर जगह अवेलेबल है, वेबसाइट्स पे, किताबों में, लेकिन एक मेंटोर आपको समझाता है, हेल्प करता है कि आप एक अच्छे टैरो रीडर कैसे बने। अच्छे टैरो रीडर की डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ नॉलेज नहीं। इंट्यूशन तो आपका अपना है जिसको हम विद प्रैक्टिस और इन्हांस कर सकते हैं, लेकिन अपने क्लाइंट्स को एम्पावर करके कैसे भेजें, होप देके। आप किसी से होप नहीं छीन सकते, है ना। किसी को ये नहीं बोलते ये तो होकर ही रहेगा, तो आप भगवान थोड़ी हैं। हम टैरो रीडर्स हैं, हम भगवान नहीं हैं। हम खाली आपको प्रोबेबिलिटीज़ बता सकते हैं, तो हम लोगों का होप नहीं छीन सकते। तो एक अच्छा टैरो रीडर अपने क्लाइंट को एम्पावर करके भेजता है, उसको एक उम्मीद दे के भेजता है, एक रास्ता दिखा के भेजता है। ऑफकोर्स चलना उसको खुद है उस रास्ते पर कई बार धक्के की भी ज़रूरत होती है कि नहीं चलो, मैं हूँ ना, मैं साथ दे रही हूँ ना, मैं देख रही हूँ ना, आप चलो तो आगे, मैं बैठी हूँ। ये हिम्मत एक अच्छा टैरो रीडर देता है, जो कि आपको एक अच्छे मेंटरशिप में आप सीख सकते हो कि कैसे एक उम्दा टैरो रीडर आपको बनना है। टैरो में करियर की क्या संभावनाएं हैं? बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। अच्छा। जैसा कि मैंने कहा, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट का काम है। सिर्फ आपको एक अच्छी टैरो डेक में इन्वेस्ट करना है, एक हेडफोन्स और एक फ़ोन आपके पास है, आपको तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये एक अर्ली सबसे क्विकेस्ट वे है अपने करियर को एक बदलाव देने का, क्योंकि आप देखिए MBA भी करोगे तो 1-2 साल आपको देना है, ग्रेजुएशन की भी डिग्री लेने जाते हो तो आप 3-5 साल आप देते हो। बट अगर आप टैरो सिंसियरली सीखते हो तो कितना टाइम? 2 से 3 महीने मैक्सिमम। एक अच्छा जो टैरो रीडर है वो आपको वक्त दे के, जैसे मेरा जो अप्रोच होता है, मैं ये जल्दी वाली चीज़ें नहीं करती, रिकॉर्डेड दे के ख़त्म कर दिया अपना जवाबदारी, क्योंकि मुझे भीड़ को सिखाना है। आई डोंट डू दैट। मैं काफ़ी वक्त देती हूँ अपने हर एक स्टूडेंट को। हम एक कार्ड को इतने अच्छे से समझते हैं कि आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है,
वो कार्ड आपके जहन में बैठ जाता है, आप उस एनर्जी को पकड़ लेते हो। जहाँ आपने एनर्जी समझ ली, आप एक अच्छे रीडर बन गए। तो 2 से 3 महीने अगर आपने अच्छे से दिया इस प्रोफेशन को, कार्ड्स को समझने में, तो आपके पास ज्ञान आ गया। 2 से 3 महीने आप थोड़ा सा प्रैक्टिस को दीजिए, फिर आप आ जाओ, उतर जाओ मैदान में। क्या बात है। धीरे ये तो धीरे बहुत धीरे अच्छी धीरे बात आप शुरू करोगे शायद आप 10,000, 15,000, 25,000 से, लेकिन आप 5 लाख के ऊपर भी जा सकते हो। सिर्फ ये मेरे अपने टैरो स्टूडेंट्स हैं जो 5-5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टैरो की इनकम से। क्या बात। फिर तो स्काई इज़ अ लिमिट। आपको अगर आप सही पत्ते खेलते हो, अगर आप सही दाव खेलते हो, अपनी मार्केटिंग वगैरह अच्छी करते हैं, तो फिर तो लाखों में आप पहुंच सकते हैं। क्या बात है, क्या बात। आप तो सेलिब्रिटीज़ की भी काउंसलिंग की है आपने जी। तो उनके सवाल यही आम आदमी से होते हैं या कुछ अलग होते हैं? देखिए, सेलिब्रिटीज भी बिल्कुल आम आदमी ही जैसे हैं, उनके भी इमोशनल स्यापे होते हैं। तो ऑफ कोर्स जो मेरे पास आए हैं सेलिब्रिटीज अब तक, तो मिक्स्ड क्वेश्चंस रहे। कुछ लोग ने डेफिनेटली दे वर गोइंग थ्रू सम इमोशनल ट्रॉमास, तो उस वक्त उन्हें गाइडेंस ली। और अधिकांश बार आप सरप्राइज्ड होगे कि मुझसे जो अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज ने जो पूछा है वो है कि किस टाइप की मूवीज उन्हें करने चाहिए। अच्छा। और टैरो में बड़ी खूबसूरती से थीम्स निकल कर आ जाती हैं कि जैसे उनको पुलिस वाले कैरेक्टर्स में उनको सक्सेस मिलेगी, या उनको कोई हॉरर पिक्चर में जाना चाहिए। कई बार वो कंफ्यूज होते हैं स्क्रिप्ट्स को लेके कि यार ये स्क्रिप्ट चलेगी कि नहीं चलेगी, या इस साल मुझे अवार्ड्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। एंड भगवान की कृपा से अभी तक जो भी मैंने उनको बोला है तो वो सच हुआ है। वो अलग बात है कि हम नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में रहते हैं, तो मैं इस वक्त थोड़ी ख्याति नहीं ले सकती कि मैंने किन किन का किया है, क्या क्या बताया है। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं लोग जो सेलिब्रिटीज होते हैं। एक मैम, वशीकरण क्या होता है? क्या होता है क्या वशीकरण, या केवल अफवाहें हैं? आपके टेरो में भी कुछ होता है? तो देखिए, वशीकरण जैसी चीज़ें एग्जिस्ट तो करती हैं, मैं डिनाई नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे इंडिया में हर तरीके की चीज़ें होती हैं स्पिरिचुअलिटी और अकल्ट के नाम पे। बहुत से टैरो रीडर्स अनफॉर्चुनेटली टैरो स्पेल्स जैसी चीज़ें बना के भी लोगों को बेचते हैं। मेरा पर्सनली मानना यह है कि टैरो स्पेल्स जैसी चीज़ें सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का एक ज़रिया है। अगर स्पेल्स इतने ही पावरफुल होते, किसी का पति इतना ही आसानी से आपके वश में आ जाता, तो मेरे इस हाथ पे रणवीर सिंह बैठे होते और इस हाथ पे विकी कौशल बैठे होते, और शायद मोदी जी भी मेरी हर बात सुन रहे होते। ना जाने मैं कितनों को वश में कर चुकी होती। पर रियलिटी ये है कि आप किसी की मोहब्बत ना खरीद सकते हैं, ना किसी की मोहब्बत को अपने वश में ला सकते हैं। हो सकता है ये टैरो स्पेल्स वगैरह से आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए, अधिकांश बार आप पैसों से ही उतरते हैं, वो व्यक्ति आता तो नहीं है, ठीक है। पर मैनिफेस्टेशन एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसका आप प्रयोग कर सकते हो हाँ, अपनी मैं लाइफ मैनिफेस्टेशन पे में। आ रहा था कि मैनिफेस्टेशन है क्या? बिल्कुल। तो बेसिकली मैनिफेस्टेशन क्या है? आपकी पूरी जिंदगी मैनिफेस्टेशन का ही आउटकम है। हर दिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये पॉडकास्ट भी अगर आप यहाँ रन कर रहे हैं तो कभी ना कभी आपने अपनी लाइफ में इसको विजुलाइज किया होगा कि मैं किसी स्टूडियो में बैठ के किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तब शायद आपको पॉडकास्ट शब्द का मतलब भी नहीं पता होगा या सुना भी नहीं होगा आपने। तब आपने कभी ना कभी जहन में सोचा होगा कि मुझे यार ये करना है, तो वो देखिए आज मैनिफेस्ट हो गया है। ऐसे हमारे फियर्स भी मैनिफेस्ट होते हैं। कितने लोग रिश्तों में कॉन्स्टेंटली ये सोचते हैं ये छोड़ के तो नहीं चली जाएगी, ये छोड़ के तो नहीं चली जाएगी, ये छोड़ देगी ना मुझे, ये छोड़ देगी, और वो एक दिन हो ही जाता है। वो कुछ ऐसा एक्सटर्नल रियलिटी में सर्कमस्टेंस बनेंगे कि आप दोनों का झगड़ा हो जाएगा, वो आपको छोड़ के चली जाएंगी। तो मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी पावरफुल टेक्निक। तो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आप किस बीज को नर्चर कर रहे हो, मैनिफेस्ट तो वही होगा। बबूल के बीज को करोगे तो बबूल का पेड़ मैनिफेस्ट होगा, गुलाब के फूल को करोगे गुलाब का होगा, आम के करोगे तो आम का होगा। अब आप देखो आपको मैनिफेस्ट क्या करना है। अब कुछ फनी और मज़ेदार से सवाल है ना? बिल्कुल। मेरा सवाल है कि क्या आपकी बार मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? अब हुआ ये हाई रिजोर्ट, पहले वाला सेगमेंट नहीं था। चलिए तो देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं, टेरो हैं, निकालिए, हमारे देश की प्रोग्रेस कैसे होने वाली है। हाँ, निकालिए 2029 देखिए आपका प्रेडिक्शन कितना सही जाएगा। देखिए ऐसा दिख रहा है कि
ऐसा तो नहीं है कि अब उनके खिलाफ एक अच्छा विपक्ष नहीं आएगा। आएगा, जरूर आएगा, लेकिन अगर उनकी कुछ पॉलिसीज में अगर समय रहते बदलाव आया जो कि हमारी यंग जनरेशन के लिए और हमारे ओल्ड जनरेशन के लिए भी अगर बेनिफिशियल होंगी तो वो पॉलिसीज की मदद से वापस वो सत्ता में आ सकते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? आप तो बिल्कुल मतलब मेरा घर वर शायद तुड़वा कर ही मानेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े से कुछ तो होनी चाहिए ना, देख लेते हैं। देश के जो सवाल आपका क्वेश्चन था कि राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे? हाँ, बन पाएंगे ही नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब पक्ष है तो विपक्ष की भी तो बात होनी चाहिए ना। बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम ये दिख रहा है कि उनके जो विपक्ष में जो उनके साथ के कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें पनपने नहीं देंगे। मतलब वो ऐसे पकड़ के रखे हैं अपनी अपनी सीटें कि वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पर उन्हें मौका नहीं देंगे जो बिल्कुल पीक पे पहुंचा के उनको धोखा दे सकते हैं। तो उनकी लास्ट में मतलब पॉसिबिलिटी बनते बनते मोदी जी के बाद में क्या योगी जी की संभावना बनती है? देख लेते हैं। देखिए आप तो लड़ाई लड़वा दें आपस में। बस ऐसे फनी और मजेदार सी किस्से हैं। टेरो से चेक तो करें, टेरो कितना सटीक प्रोटेक्शन करता है। देखिए, कार्ड्स डिनाई नहीं कर रहे हैं पॉसिबिलिटी, लेकिन बहुत सारे दांव पेच उसमें हैं। अच्छा, हाँ जी। तो अगर अगेन जो मुझे इनके लिए भी दिख रहा है कि ये अगर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अपने स्टेट में लाएं या पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर ये कुछ ऐसे लॉज में कुछ बदलाव ला दे मेजर, जिससे डायरेक्ट उनको फ़ायदा मिले, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि ये आ जाएंगे। क्या आमिर खान की चौथी शादी होगी? यार ये तो मजेदार क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। अब 3 कर ली तो एक और। लेकिन वैसे मेरे कार्ड्स को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हम सबको पता है कि चौथी शादी की भी पॉसिबिलिटी बहुत है। सार्वजनिक है, इसीलिए पूछ तो सकते हैं अपन, क्या दिक्कत है? बहुत हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि शायद इनको इस शादी में भी वो चीज ना मिले जिसकी वो तलाश में है, और शायद कुछ बिट्रेयल्स भी होंगे। अब क्या किया जाए फिर तो? लेकिन आखिरी में वापस एक नई शादी का प्रस्ताव लेकर आएंगे जरूर। ऐसी कोई बात जो आप टेरो से कभी नहीं पूछना चाहेंगे? ऐसी कोई बात जो मैं टेरो से कभी नहीं पूछना चाहूंगी? हाँ, देखिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पूछने का तरीका होता है, क्वेश्चंस मैटर करते हैं। चलिए, कहीं ऐसा तो ना हो कि इस बार नीट भी फिर से आउट होगा? ऐसा मत बोलिए। हमारे जेनजीज ने बड़ी मेहनत करी है प्रोटेस्ट करने में और बदलाव लाने में, तो उम्मीद तो हमारी यही है कि नहीं, मैं भी दुआ करूंगा कि बिल्कुल कि दोबारा नीट ना। आपका टेरो क्या कहता है? लेट्स सी। तो हम ये ना पूछ के ये देखें कि क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में वाकई में कोई सुधार आएगा। हाँ, चलो ये मानते हैं, ये पूछते हैं। डेफिनेटली सुधार आने के चांसेस काफ़ी हैं। पॉलिटिक्स भी उतनी दिख रही है इंटरनल, लेकिन बहुत तेज़ी से कुछ अच्छे बदलाव आएंगे जो हमारे बच्चों के जीवन में, करियर में बैलेंस लेकर आएंगे। एक सवाल बड़ा मज़ेदार है कि वो मैसेज नहीं कर रहा। ये सवाल सबसे ज़्यादा कौन पूछता है, लड़की या लड़का? तो आपके पास में बिल्कुल लड़का या लड़की बराबर से ही है क्वेश्चंस पूछने आते हैं। बात लड़के या लड़की की नहीं है। मैं तो उनको बोलती हूँ ये लॉस्ट सोल जोन वाले लोग हैं जिनको रास्ता दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों, अगर वो मैसेज नहीं कर रहा है तो हम क्यों वेट कर रहे हैं? हम अपनी ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? ये मेरा अल्टीमेट एम है। इस जीवन का पर्पस ऑफ लाइफ ही है कि लोगों को समझाना कि वो मैसेज क्यों नहीं कर रहा वाले क्वेश्चन से ऊपर उठो। एक सवाल मैं आप ही पे दाग रहा हूँ
कि आपका एक्स आकर के आपसे पूछे कि मेरा कार्ड निकालिए, तो आप क्या करेंगी? देखो, अगर वो फीस अच्छी तगड़ी दे रहा होगा तो ज़रूर पूछ लूँगी। क्या बात है। लेकिन आम तौर पे मेरा एक सीधा सिद्धांत है, अगर आप मेरे एक्स बन गए हो और आपने कुछ मेरे ज़िंदगी में ऐसी हर्टफुल चीज़ें करी है जिसके कारण आप एक्स बन गए हो, तो आपके लिए मेरी ज़िंदगी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। क्या बहुत बढ़िया। मैं अपने सुकून से, अपने पीस से ज़्यादा आप किसी से प्यार नहीं करती, तो मैं ऐसे चोरों को अपने घर में अलाउ नहीं करती। कृति, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके क्लाइंट ने आपको प्रपोज किया हो कभी? ये तो बड़े पर्सनल क्वेश्चंस हो गए। आप इतनी खूबसूरत है, क्या पता किसी ने प्रपोज कर दिया आपको। देखिए, बड़ी फ़नी सी एक बात बताऊंगी कि आप देखिएगा, टैरो कार्ड रीडिंग में अधिकांश बड़ी खूबसूरत यंग महिलाएं आपको टैरो कार्ड रीडर्स के तौर पे मिलेंगी। और ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि लोग सेशन के बाद बोलेंगे कि चलिए अब ये सेशन तो हो गया, अब एक कॉफ़ी सेशन हो जाए, या चलिए ड्राइव पे चलिए, या आपसे बात करके अच्छा लगा, आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगे क्या। तो मेरा कंट्रोल इस बात पे तो कतई नहीं है कि सामने वाला क्या मुझसे पूछ रहा है, लेकिन मेरा इस बात पे ज़रूर कंट्रोल है कि मैं अपने प्रोफेशनल एथिक्स को भूलती नहीं हूँ। मैं मेरे क्लाइंट से एक रीज़नेबल दूरी बना के रखती हूँ, ना ही मैं उनके प्रॉब्लम्स में अटैच होती हूँ और ना ही मैं उनके किसी पर्सनल रिलेशनशिप के, मतलब ना ही मैं उनके साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप करती हूँ, क्योंकि फिर वो कैरेक्टर मेरा क्वेश्चनेबल हो सकता है। क्या टैरो शेयर मार्केट के बारे में भी प्रेडिक्शन करता है? बिल्कुल, बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस आते हैं। अच्छा। बहुत से मेरे क्लाइंट्स हैं जो अपनी ट्रेडिंग के पहले मुझसे पूछते हैं। अभी जैसे जब से वॉर जोन में सिचुएशंस आई थी, तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने सोना चांदी का रेट्स का आइडिया लिया मुझसे कि बढ़ेंगे घटेंगे, उसके बेसिस पे अपने डिसीजंस लिए। हालांकि मैं बहुत प्रमोट नहीं करती हूँ इन चीज़ों को। लोग बेटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछते हैं, पर मैं नहीं, ये मेरे अपने एथिक्स है, करने वाले करते भी है, बट मैं बहुत प्रमोट नहीं करती। अच्छी बात है जी। कृति, आपके पास में जेंडर रीडिंग के लिए भी क्लाइंट आते हैं? अनफॉर्चुनेटली आते तो हैं, बहुत से लोग पूछना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, आज भी हमारे समाज में लोग पूछना चाहते हैं कि बेटा होगा कि बेटी होगी, और बड़े अच्छे घरों के लोग भी आते हैं। बट अगेन, ये मेरा अपना पर्सनल एथिक है कि मैं ये नहीं बताती हूँ, और अपने मैं सारे स्टूडेंट्स को भी ये बात समझाती हूँ, और मेरा मैसेज सारे टैरो रीडर्स को भी है कि ये काम जो आप कर रहे हो ये बहुत जवाबदारी का काम है। इसमें मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ कि जब मैं टैरो रीडर नहीं थी, मेरे टैरो रीडर ने मुझे ये बताया था, जिनसे मैंने सीखा था, कि उनसे किसी ने पूछा होगा, उनकी अच्छी सहेली ने, कि अरे मेरा फुल टर्म चल रहा है, बताना बेटा होगा कि बेटी, मैं अपने घर की दीवारें पिंक या ब्लू वैसे करा लूँगी। वो भी इनोसेंट थी, उन्हें इनोसेंस में बता दिया कि अरे बेटी होने के चांसेस दिख रहे हैं, बेटी होने वाली है। उस समय उनको भी ये नहीं पता था कि चांसेस होते हैं कि 100%। तो उन्हें बोल दिया कि अरे बेटी ही होने वाली है। तो उनने खुशी में अपने हस्बैंड को बताया कि अरे मेरी फ्रेंड ने कहा है बेटी होने वाली है यार, चलो पिंक करा लेते हैं वॉल। उनने अपनी माता जी को बताया, माता जी ने उनको ले जाया, लेके गई कि अबॉर्ट कर दीजिए, हमें बेटी नहीं चाहिए। तो आपके एक इनोसेंट आंसर ने एक गुण हत्या की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दी। तो ये बहुत जवाबदारी का काम है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं देती हूँ, ना मैं इनकरेज करती हूँ। कोई मेरे पास आता भी है, कितने भी पैसे ऑफर देते हैं, मैं नहीं इस कर्म को भोगना चाहती हूँ, तो मैं बहुत अच्छी मना बात कर है, बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप हेल्दी बेबी की चाह रखिए। जो आपके कार्मिक जर्नी में होना है, उसके बेसिस पे ही एक बेटा या बेटी डिसाइड होएगी कि वो आके आपकी लाइफ में वैसी एनर्जीज ऐड करेंगे, वैसे चैलेंजेस लेकर आएंगे। तो आप कृपया करके इस बेसिस पे अपने एक खूबसूरत पॉसिबिलिटी को ख़त्म मत कराइए। बिल्कुल बिल्कुल। एक कृति और सवाल कि हम आपको किन चीज़ों के लिए रीच आउट कर सकते हैं? तो धनराज जी, अगर आपकी ऑडियंस रिलेशनशिप्स में उलझी हुई हैं, या करियर में उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, या उनको टैरो के फील्ड में करियर बनाना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए वो मुझे रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उनको अपनी लाइफ के इमोशनल पैटर्न्स को ब्रेक करके अपने एक नए वर्जन को लेकर आना है, धनराज 2.0 अगर आपको लेकर आना है, तो आप अपने ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी के लिए मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ,
और फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ, गूगल पे भी लिस्टेड हूँ। तो आपकी ऑडियंस मुझे सारी जगहों से, चारों जगह से घेर के मुझ तक पहुँच सकते हैं। अब एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं अपन 1-2 मिनट का। बिल्कुल। आपको 1 लाइन में जवाब देना है। सोलमेट हाँ या ना? हाँ, लेकिन सोलमेट का मतलब सिर्फ लवर्स नहीं होता। एक्स सबक या दूसरा अध्याय? डेफिनेटली एक सबक है, इसलिए सबक सीखो और आगे बढ़ जाओ। जलन क्या है, प्यार या असुरक्षा? डेफिनेटली असुरक्षा। इनसिक्योरिटी इज नेवर लव। और पॉजिटिवनेस? नॉट अ हेल्दी ट्रेट। कर्म सजा या पैटर्न? सजा तो नहीं बोलूँगी, ये एक पैटर्न है, इसको आप तोड़ सकते हो। आपकी नज़र में टेरो? बहुत खूबसूरत स्पिरिचुअल जर्नी। दूसरा मौका हाँ या ना? डिपेंड्स, अधिकांश बार तो ना। और रिश्तों में सबसे बड़ा रेड फ्लैग? जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इनकंसिस्टेंसी, डिसरिस्पेक्ट। कृति की नज़र में लाइफ क्या है? जितना ग्रैटिट्यूड में जी सकते हैं, जितना आभार प्रकट कर सकते हैं, आपकी लाइफ उतनी ही खूबसूरत होती जाएगी। 1 वर्ड में कृति क्या है? अरे बाप रे कृति एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सुंदर, एम्पैथी रखने वाली एक व्यक्ति है, जिसके दिल में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारे एम्बिशंस हैं, और इन सबको वो दिल खोल के जीती है, किसी से डरती नहीं है। यही कृति है। क्या बात है। और कृति अपनी ज़िंदगी को लिखना जानती है, तो वो रोज़ अपने नए पन्नों पे नई कहानियाँ लिखती जाती है और उनको जीती जाती है। तो कृति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस पॉडकास्ट पे आई। उम्मीद है आप लोगों को भी हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। और सचमुच मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आज है ना इस सेशन के बाद में स्पिरिचुअल बिल्डअप हो गया हूँ। क्या बात है ना? नहीं, आपने मुझे पूरा बिल्डअप कर दिया। और उम्मीद है आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे और कृति को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।